गगन बेच देंगे, पवन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, सुमन बेच देंगे। कलम के सच्चे सिपाही अगर सो गए तो वतन के ये मसीहा ही वतन को बेच देंगे। जी हाँ साथियों, कुछ ऐसा ही घटनाक्रम देखने को आ रहा है। 5 सितंबर 2013 को उस समय के लीडर ऑफ ऑपोजिशन स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन 2013 पर बोलते हुए कहा था कि प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिजायर ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसका हिंदी में मतलब ये है कि रिटायरमेंट के बाद फायदा लेने की इच्छा रिटायरमेंट से पहले लिए गए न्यायिक फैसलों को प्रभावित करते हैं। The desire of a post-retirement job influences pre-retirement judgments. It's a threat to the independence of judiciary. जस्टिस नजीर को रिटायर हुए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, उन्हें आंध्रा का राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कर दिया गया। जस्टिस नजीर बड़े ही भाग्यशाली हैं, या उन्होंने खुद अपने कर कमलों से अपने भाग्य को बदला है, इस पर तो हम आगे चर्चा करेंगे ही। पर यह वाक्य सामने आते ही हमें अचानक रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बहुत याद आने लगी और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने का मन करने लगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस वीडियो में जो कुछ भी कहा गया है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए है, इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। ये मंगल ग्रह पर घटित एक फर्जी घटना का तार्किक विवरण है, इसलिए कोई भी इसे अपने दिल पर ना ले, क्योंकि किसी भी जज और कोर्ट के सम्मान को हमारा ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन लिए थे और कानून बनाया था जिससे हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र रह सके। उन्होंने ये सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद जज आराम से अपनी बाकी की जिंदगी व्यतीत करेंगे। जुडिशरी को स्वतंत्र रखने के लिए उन्हें सारी पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही दे दी, चाहे बात जजेस के भत्ते और अलाउंसेस की हो या फिर कोर्ट की छुट्टियों की, सब कुछ खुद कोर्ट ही निर्धारित करते हैं। संविधान निर्माताओं ने यह कतई नहीं सोचा था कि रिटायरमेंट होने के बाद जजेस सरकार में लाभ का पद लेंगे। पर पिछले कुछ साल से जो ट्रेंड चल रहा है उसे ये स्पष्ट होता है कि दाल मखनी खाने का मन हमारे जज साहिबानों को भी होने लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 में से 70% जज रिटायरमेंट के बाद किसी सरकारी पद को पाने की लालसा रखने लगे हैं। इसका कारण एक ये भी है कि हमारे देश में जजों की रिटायरमेंट उम्र बाकी देशों की तुलना में कम है। सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हो जाते हैं 65 साल की उम्र में, हाई कोर्ट के 60 साल की उम्र में हो जाते हैं। अब स्वाभाविक है कि उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई अच्छा पद मिल जाता है तो उसे प्राप्त करने में वे हिचकिचाएंगे नहीं। जब सरकार ने जजों को खुश करने के लिए रिटायरमेंट से पहले ही सेकंड कैरियर का वादा कर लिया तो स्थितियां बदलने लगी। प्री रिटायरमेंट जजमेंट प्रभावित ना हो इसके लिए खुद जुडिशरी ने भी कई तरह के पोस्ट क्रिएट करने शुरू किए थे, ताकि रिटायरमेंट के बाद जजों को अपना अगला कैरियर तलाशने में मदद मिले, उनका जजमेंट इफेक्ट ना हो सरकार के द्वारा दिए गए प्रलोभन से। पर जो जज रिटायर होते ही सरकार के द्वारा गदम गदम कुर्सी वाली सीट पर बैठा दिए जाते हैं, तो जानना जरूरी है कि रिटायरमेंट से पहले जज साहब कौन सा परफ्यूम लगाते थे। ये बात बिल्कुल पानी की तरह साफ है कि जजों की इन पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट से हमारे संवैधानिक ढांचे को काफ़ी नुकसान होता है। सबसे पहले तो इससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज़ होने का खतरा होता है। उदाहरण के तौर पर रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को ही ले लीजिए। याद कीजिए, रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले दिए गए उनके जजमेंट को अयोध्या और राफेल दोनों ही सरकार के पक्ष में दिए गए थे। रिटायर्ड होने के तुरंत बाद उनका राज्यसभा में सरकार के द्वारा बैठाना, अब इससे समाज में यह संकेत गया कि चीफ जस्टिस गोगोई ने सरकार के फेवर में डिसीजन दिया और उसके रिवार्ड के रूप में उनको राज्यसभा में मनोनीत सरकार ने कर दिया, क्योंकि उन्होंने न्यायिक कार्यकाल के दौरान ऐसा कोई तीर नहीं मारा जो सामाजिक कसौटी पर एक अभिन्न कार्य हो। उनसे पहले और बाद में रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गया, ये सवाल उठना भी लाजमी था। आखिर सरकार चाहे तो आज के दिन जुडिशरी से क्या क्या करवा सकती है, क्योंकि जस्टिस गोगोई के राज्यसभा पूछते ही कई तरह के तथ्य सामने आए जो काफ़ी चिंता जताने वाले हैं। एनडीटीवी के इंटरव्यू में जब पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी से पूछा गया कि सरकार के द्वारा आपको राज्यसभा में भेजा जाना क्या आपकी प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स को प्रभावित किया गया था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पूर्वोत्तर राज्यों की आवाज़ उठानी थी, इसलिए मैं राज्यसभा ज्वाइन किया हूं। पर जब उनके आंकड़ों को राज्यसभा में प्रेजेंस को और आवाज़ उठाने के आंकड़ों को निकाल कर देखा गया तो उनकी राज्यसभा में उपस्थिति मात्र 29% है। उन्होंने आज तक एक भी सवाल राज्यसभा में नहीं पूछा है। तो जिसका वो दावा कर रहे थे खुद
कि मैं पूर्वोत्तर की आवाज़ उठाने के लिए राज्यसभा में आया हूं, तो उन्होंने इतना दिन उनके कार्यकाल के हो गए, अब तक एक सवाल क्यों नहीं पूछा, एक भी डिबेट में उन्होंने भाग क्यों नहीं लिया है। सबसे कम उनकी मैं कहूँगा कि 29% सिर्फ उनकी अटेंडेंस है, जबकि नेशनल एवरेज 70 से 80 के बीच में है बाकी सांसदों की प्रेजेंस की। तो क्या गोगोई साहब मोदी जी से नाराज़ हो गए हैं कि 15-15 लाख रुपए आएंगे उसके बाद ही वो राज्यसभा में पूर्वोत्तर के लिए सवाल पूछेंगे। खैर, असली कारण राज्यसभा ज्वाइन करने का क्या था, सरकार और गोगोई साहब के बीच में क्या बात हुई होगी, उसे तो सरकार बता सकती है या फिर गोगोई साहब बता सकते हैं। पर अगर ये घालमेल सच है तो जज साहब को रात में नींद कैसे आती होगी। सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक पर निकलते होंगे तो लोगों की नज़रें उन्हें घूरती होंगी, तो जज साहब समझ जाते होंगे कि मेरे द्वारा किए गए सौदे से ये लोग कहीं ना कहीं खपा है। जब साहब के साथ नौकरी में रहे साथी जब सह परिवार रात्रि भोज के लिए गोगोई साहब के घर आते होंगे और बात बात में पूछ लेते होंगे कि राज्यसभा कैसी चल रही है, तो साहब समझ जाते होंगे कि बात किस एंगल से की गई है। बाकी आप समझदार हैं, समझ तो गए होंगे। अगर सरकार के पक्ष में फैसला देकर कोई जज राज्यसभा सदस्य या राज्यपाल बनता है तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के सरासर खिलाफ है, क्योंकि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स का लालच देकर सरकार न्यायपालिका के काम को प्रभावित करती है, जो सेपरेशन ऑफ पावर के बिल्कुल खिलाफ है। हमारे संविधान के आर्टिकल 80 के 3रे भाग में ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा की स्पेशल नॉलेज है तो उसे राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो जिस क्षेत्र में लगातार काफ़ी समय से कार्यरत है उसको ही उस क्षेत्र की स्पेशल जानकारी या नॉलेज हो सकती है। तो जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस अब्दुल एस नज़ीर को न्याय करने की वो कौन सी वाली स्पेशल नॉलेज है जिसके चलते उन्होंने कुछ ऐसे न्यायिक फैसले दिए जिससे पूरे समाज की ही कायापलट हो गई और अंततः उनको आर्टिकल 80 के 3रे भाग और आर्टिकल 155 के तहत क्रमशः राज्यसभा का सदस्य और राज्यपाल नियुक्त किया गया। देश के बच्चे बच्चे को पता है कि नोटबंदी से हमें नुकसान हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ, तो क्या जज साहब के द्वारा नोटबंदी को सही ठहराकर सरकार को क्लीन चिट देना ही वो स्पेशल वाली नॉलेज है जिनका संविधान के आर्टिकल 80 के 30वें भाग या आर्टिकल 155 के तहत जो क्वालिफिकेशन है उनका जिक्र किया गया है। जिस 5 जजों की बेंच ने यह कहा कि नोटबंदी सही थी, हालांकि एक सदस्य ने उनकी ओपिनियन उनसे डिफर भी थी, उसके सदस्य और अध्यक्ष मैं बताना चाहूँगा उस बेंच के जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर साहब ही थे, जिनको राष्ट्रपति ने खुशी से आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने अयोध्या मंदिर मस्जिद मामले में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था, जिसमें विवाद वाली जगह पर राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ किया। 5 जजों की इस बेंच में उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबडे, मौजूदा CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और माननीय जस्टिस S. अब्दुल नज़ीर शामिल थे। इनमें से फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई पहले ही राज्यसभा जा चुके हैं। जस्टिस अशोक भूषण को NCLAT यानी नेशनल कमीशन लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल के फुल टाइम चेयरपर्सन उनको नियुक्त किया जा चुका है। और जस्टिस नज़ीर साहब के अपॉइंटमेंट की उद्घोषणा तो आपने सुनी ली होगी। फ्री की रेवड़ियों के साथ साथ फ्री की नौकरी बांटना सरकार की मंशा को संदेहास्पद स्थिति में खड़ा कर रहा है। सरकार के हाथ में कई कदम कदम कुर्सी वाली पोस्ट हैं जिनके ऊपर किसी व्यक्ति को बैठाने का अधिकार सिर्फ सरकार को ही है। तो क्या सरकार पिक एंड चूज नहीं करेगी? इसकी बानगी कम ही है। फिर से जिक्र कर लेते हैं आर्टिकल 80 के 3रे भाग और आर्टिकल 155 का, जिसके तहत राष्ट्रपति खुश होकर राज्यसभा का सदस्य और राज्यपाल क्रमशः नियुक्त करता है। तो क्या अयोध्या में राम मंदिर का फैसला देना वो स्पेशल वाली नॉलेज है जिसका जिक्र आर्टिकल 80 के भाग 3 में किया गया है, या फिर 3 तलाक वाला फैसला स्पेशल नॉलेज की कैटेगरी में आता है? सुप्रीम कोर्ट को खुद ही संविधान के संबंधित आर्टिकल की व्याख्या करके स्पष्ट करना चाहिए कि वो स्पेशल नॉलेज क्या है। सुप्रीम कोर्ट को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि लकड़ी के घोड़े पर बैठकर कला की स्पेशल नॉलेज दिखाने वाली कंगना रनौत को भी क्या राज्यसभा की टिकट दी जा सकती है? अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये करने का समय नहीं है तो सरकार खुद इन आर्टिकल्स की व्याख्या करना अच्छे से जानती ही है। कौन राज्यसभा जाएगा, कौन राज्यपाल बनेगा, किसको टिकट मिलेगी, ये सब सार्वजनिक रूप से प्रार्थी की गतिविधियों से काफ़ी पहले ही पता चल जाता है। इस प्रकार के आदान प्रदान से साथियों जनता की न्यायपालिका में विश्वास को चोट पहुंचती है। जनता सोचने को मजबूर होने लगती है कि कहीं ना कहीं अपने निजी फायदे के लिए कुछ लोग सरकार को फायदा पहुंचाते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद गदम गदम कुर्सी मिले,
और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है गेटिंग पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स इन प्लेस ऑफ गवर्नमेंट फेवर प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स। बात आ गई आपको समझ आ गई तो अच्छा है, नहीं समझे तो आप किसी बात को लेकर कुछ ज़्यादा ही गर्व कर लिए हैं। जिनको समझ आ गया उनको बताना चाहता हूं कि ये आदान प्रदान हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि ऐसा चलता रहा तो कल को सरकार आपके घर से आपकी भैंस खोल ली जाएगी और कहेगी कि हमारे पास तो सिर्फ बुलडोजर है, कोई भैंस फैंस नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की वो ही जज जिनको स्प्रिंग वाली गदम गदम राज्यसभा सीट पर पहुंचना है, वो ये फैसला सुना देंगे कि आप खुद ही भैंस चोरी करके सरकार पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। हमारे संविधान निर्माताओं की सोच काफ़ी दूरगामी थी, पर उन्हें यह नहीं पता था कि बहुत दूर चलकर एक ऐसी भी सरकार आ जाएगी जो संविधान का अपने हिसाब से मतलब निकालेगी, नोटबंदी के फैसले को सही ठहराने को स्पेशल नॉलेज में गिनेगी, सेकुलर राष्ट्र को बराबर का निशान लगाकर हिंदू राष्ट्र बनाने के पथ पर अग्रसर हो जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये सोच रही है कि खुद सरकार ही कानून बनाकर जज के रिटायरमेंट के बाद कोई लाभ लेने पर रोक लगा देगी, तो वो गलत फैमिली में है। जी हाँ, वो बहुत बड़ी गलत फैमिली में है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये सोच रही है कि देश की जनता एक साथ सड़कों पर खड़े होकर सरकार को ऐसा कानून बनाने के लिए मजबूर कर देगी, तो भी सुप्रीम कोर्ट सही नहीं सोच रही है। क्योंकि कल अगर देश की जनता सड़क पर उतर भी आई तो परसों क्या खाएगी? बिना बताए 10,000 रुपये प्रति माह की नौकरी करने वाला युवा अगर कल सड़क पर उतर आया तो परसों हो सकता है उनका बॉस उनको ठेंगा दिखा दे और झोला उठाकर चलने की नौबत आ जाए। तो इस देश का न्यायालय बिल्कुल इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे कि सामाजिक सुधार के लिए हमारे देश की जनता के पास सड़क पर उतरने का समय है। आखिर कई सालों की मेहनत के बाद एक अकेले शेर ने यह मुकाम हासिल किया है, जिसमें हर वर्ग ये सोचने लगा है कि आज कमाएंगे नहीं तो कल खाएंगे क्या। आखिर हमारा समाज कोई अडानी के शेर नहीं जो एकदम से जमीन पर गिर जाए। समाज का पतन धीरे धीरे सुनियोजित तरीके से किया जाता है। लोगों की हालत इस कदर कमजोर कर दें कि वो अपनी दैनिक जरूरतों की चीज़ों की पूर्ति में ही उलझे रहें, आवाज़ उठाने का उनके पास समय ही नहीं रहेगा। खैर, सुप्रीम कोर्ट को खुद ही इस मुद्दे पर कानून बनाना चाहिए, रिटायरमेंट एज को बढ़ाना चाहिए। जो जस्टिस साहब ज़्यादा नौकरी करने के इच्छुक हैं उनको नौकरी में एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद बची सारी जिंदगी के लिए तो नहीं, पर कम से कम 5 साल तक तो जज साहब को कोई गदम गदम सीट पर न ले सके, ऐसा कानून बनाना चाहिए। और एक बात और, ऐसे पद लेने की लालसा रखने वाले महानुभावों को आत्मशुद्धि कर लेनी चाहिए और जस्टिस A.K. सिकरी से कुछ सीख लेना चाहिए। जस्टिस A.K. सिकरी वो शख्स थे जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले जॉब ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और सरकार को कहा कि आप मुझे इस पद के लिए संज्ञान में ना लें, मैं इच्छुक नहीं हूं। जस्टिस A.K. सिकरी उसी बेंच के सदस्य थे जिसने ये फैसला दिया था कि CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा को पद से हटा देना चाहिए। उनका यह फैसला सरकार के पक्ष में गया था और जब उनको सरकार की तरफ से जॉब ऑफर दिया गया तो वैसे ही आवाज़ देश में उठने लगी जैसे आज अब्दुल नजीर साहब को लेकर उठ रही हैं, ये जो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को लेकर उठी थी। CBI डायरेक्टर को पद से हटाने के फैसले को शक की नज़र से देखा जाने लगा। इस समय में न्यायपालिका को स्वतंत्र रहने की भावना की कदर रखते हुए उन्होंने पद के ऑफर को ठोकर मार दी। जस्टिस A.K. सिकरी के इस कदम की जमकर सराहना हुई थी और लोगों का जुडिशरी में विश्वास और गाढ़ा हुआ था। पर क्या जस्टिस नजीर राज्यपाल की गदम गदम सीट पर बैठने के ऑफर को ठुकराएंगे? क्योंकि ऐसे ही इल्जाम तो इनके ऊपर भी लग रहे हैं, ये तो वो ही बता सकते हैं। तो जस्टिस साहब ने इस ऑफर को स्वीकार किया तो जाहिर है उन्हें यह पता होगा कि समाज में आलोचना होगी। पर आजकल क्या आलोचना करने से किसी को कोई फर्क पड़ता है? शायद नहीं। आलोचना करने वालों को मौजूदा सत्ताधारी पार्टी जब देशद्रोही और विदेशों से फंडिंग पर काम करने वाला करार दे देती है और अंधभक्त लिब्रांडू सच बोलने वाले को झूठा करार दे देते हैं, तो भला जज साहब आलोचना से क्यों डरेंगे? वैसे जज साहब सरकार से बतिया के ट्रोल आर्मी को किराए पर ले सकते हैं, जो इनकी रक्षा बखूबी करेगी। और एडवांस लेवल पर झूठ को सही और सही को झूठ ठहराना है तो गोदी में बैठे मीडिया घरानों के मुंह पर रिटायरमेंट पर मिलने वाले फंड में से कुछ गुलाबी नोट फेंक कर मारेंगे तो नज़ीर साहब प्राइम टाइम खत्म होने के बाद से ही देश के महानायक कहे जाएंगे। इस मामले के इतिहास में कुछ रोचक घटनाक्रम हुआ है साथियों। जब पंडित नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे तो लेट जस्टिस MC चागला पहले लॉ कमीशन के सदस्य थे जिनको न्यायपालिका में सुधार के लिए अपनी सिफारिशें देनी थी। लेट जस्टिस MC चागला ने सिफारिश की थी कि सरकार के द्वारा स्पॉन्सर की गई पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स को जजीज के द्वारा एक्सेप्ट करना बहुत गलत है, इसका खात्मा होना चाहिए। पर रिटायरमेंट के बाद जस्टिस चागला साहब ने खुद ही
अपनी ही सिफारिश को ठोकर मार दी, अपनी ही सिफारिश पर खरे नहीं उतरे। पहले अमेरिका के एम्बेसडर बने, बाद में यूके के इंडियन हाई कमिश्नर बने। नेहरू मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बनने की जब उनसे पेशकश की गई तो उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार कर लिया और 1963 से 1966 तक नेहरू सरकार में वो शिक्षा मंत्री रहे। इसके बाद 66 से 67 तक ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे। बात बात पर नेहरू को कोसने वालों को आज मैंने एक नया डोज और नया टॉपिक दे दिया। इसका ढोल पीटकर अंधभक्त लिब्रांडो जस्टिस नजीर को सही ठहरा सकते हैं, पर कोई आवाज़ उठाने वाले तथ्य के साथ आकर खड़ा हो गया तो आप पलटी भी मार सकते हैं, क्योंकि जस्टिस चावला का कोई ऐसा जजमेंट नहीं है जिससे ये लगे कि उन्होंने न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठते हुए सरकार का पक्ष या बचाव करने के लिए कोई फैसला लिया हो। आप देख रहे थे बुलंद भारत। नमस्कार।